नमस्ते दोस्तों। आज अभिव्यक्ति में हम सुनेंगे इस्मत चुगताई की लिखी कहानी चौथी का जोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। सहदरी के चौक पर आज फिर साफ सुथरी जाजम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झिर्रियों से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान पर बिखरे हुए थे। मोहल्ले की टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने बच्चों को छाती से लगा लिया था। कभी कभी कोई मुनहन्नी सा चरम चरम बच्चा रसद की कमी की दुहाई देकर चिल्ला उठता, नाय नाय मेरा लल्ला। दुबली पतली माँ उसे अपने घुटनों पर लेटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल सूप में फटक रही हो, और बच्चा हुंकारे भरकर खामोश हो जाता। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफक्किर चेहरे को तक रही थीं। छोटे तर्ज की तूल को 2 पार्ट तो जोड़ लिए गए, मगर अभी सफ़ेद गजी का निशान ब्योंतने की किसी की हिम्मत न पड़ी थी। काट छांट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने ना जाने कितने जहेजे संवारे थे, कितने छठी छूछक तैयार किए थे, और कितने ही कफन ब्योंते थे। जहाँ कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन करने पर भी ब्योंत न बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े के कान निकालती, कलफ तोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौखुटा करती, और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोलकर मुस्कुरा उठती। आस्तीन और घेर तो निकल आएगा, गिरेबान के लिए कतरन मेरी बक्ची से ले लो, और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराशकर वो कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था, और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नाप तोल हार जाएगी। तभी तो सब दम साधे उनका मुंह ताक रही थी। कुबरा की माँ के पुर इस्तकाल पर उनके चेहरे पर फिक्र की कोई शक्ल न थी। 4 गज गजी के टुकड़े को वे निगाहों से ब्योंत रही थी। लाल टूल का अक्स उनके नीलुंग जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियाँ अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गईं, जैसे जंगल में आग भड़क उठी हो। और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठाई। मोहल्ले वालों के जमघट से एक लंबी इत्मीनान की सांस उभरी। गोद के बच्चे भी ठसक दिए गए। चील जैसी निगाहों वाली कुंवारियों के लपाझप सुई के नाकों में डोरे पिरोए। नई ब्याही दुल्हनों ने अंगुश्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी थी। सहदरी के आखिरी कोने में पलंगड़ी पर हमीदा बैठी थी, पैर लटकाए, हथेली पर ठोड़ी रखे कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटाकर इसी तरह अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती हैं और बक्ची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती हैं। कुंडी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कनखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख छिपकली सी उसके जर्दी मायल मटियाले रंग में लपक उठती। रूपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टाके पर जरी का काम हिलता और मशालें कपकपा उठती। याद नहीं कब इस शबनमी दुपट्टे के बने टके तैयार हुए और गाजी के भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों की जाल धुंधला गए। गंगा जमनी किरणें मांद पड़ गई। तुली के लच्छे उदास हो गए, मगर कुबरा की बारात ना आई। जब एक जोड़ा पुराना हुआ जाता तो उसे चाले का जोड़ा कहकर सेध दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का इफ्तिताह हो जाता। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छांटी जाती। सहदरी के चौके पर साफ सुथरी जाजम बिछती। मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चा दबाए झांझे बजाती आन पहुंचती। छोटे कपड़े की गोट तो उतर आएगी, पर बच्चों का कपड़ा ना निकलेगा। लो बुला लो और सुनो, क्या निगोड़ी भारी टूल की चूलें पड़ेंगी? सब फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश कीमियागर की तरह आंखों के फीतों से तूलो अर्ज नापती और बीवियां आपस में छोटे कपड़े के मुताल्लिक खुसर फुसर करके कहे लगाती। ऐसे में कोई मंचली, कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती, कोई और 4 हाथ आगे वाली समधनों को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चुहलें शुरू हो जाती।
ऐसे मौके पर कुंवारी बालियों को सहदरी से दूर सिर ढांककर खपरेल में बैठने का हुक्म दे दिया जाता, और जब कोई नया कहा सहदरी से उभरता तो बेचारियां एक ठंडी सांस भरकर रह जाती। अल्लाह, यह कहे उन्हें खुद को कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सिर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतर ब्योंत निहायत नाजुक मरहले पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों का मत भी कट जाता। कुबरा सहम का दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी, कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से ना सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो दूल्हा की कोई दाश्त निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का अड़ंगा लगाएगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो मेहर पर बात टूटेगी या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा उनकी सारी मशाशक्की और सुढ़ापा धरा रह जाता। न जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता है कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के जोर से सुघड़ माँ ने जहेज जोड़ना शुरू किया था। जरा सी कतर भी बची तो तेलदानी या शीशी के गिलाफ सीकर धुनुक गोकरू से संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी सी बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीके का दम भी फूल गया। हमीदा को एकदम अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले जैसे मुहर्रम का अलम। एक बार झुक जाते तो सीधा खड़े होने दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम की मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटनों पर बैठाकर जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई फंडूसा हलक में चला जाता और वे खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़कर उनकी गोद से उतर जाती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे कतई पसंद नहीं था। उसके नन्हे से गुस्से पर वे और हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझती, जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर भी अम्मा आकर उन्हें सहारा देती, पीठ पर धप धप हाथ मारती। तौबा है, ऐसी भी क्या हंसी। अच्छू के दबाव में सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से हंसते। खांसी तो रुक जाती मगर देर तक हांफा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते हैं, कितनी बार कहा तुमसे। बड़े शफा खाने का डॉक्टर कहता सुइयां लगवाओ और रोज 3 पाव दूध और आधी छटांक मक्खन। एक खाक पड़े इन डॉक्टर की सूरतन पर। भला एक तो खांसी ऊपर से चिकनाई बलगम ना पैदा कर देगी। हकीम को दिखाओ किसी। दिखाऊंगा, अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर अच्छू लगाता। आग लगे इस मुंह हुक्के को, इसी ने तो यह खांसी लगाई है। जवान बेटी की तरफ भी देखते हो आंख उठाकर। और अब अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी। कौन कहता था जवान थी, वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। ना जाने कैसी जवानी आई थी कि ना तो उसकी आंखों में किरणें नाची, ना उसके रुखसारों पर जुल्फे परेशान हुई, ना उसके सीने पर तूफान उठे और ना कभी उसने सावन भादों की घटाओं से मचल मचल कर प्रीतम या साजन मांगे। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो न जाने कब दबे पांव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप न जाने किधर चल दी। बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुंह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा काम ना आ सका। और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी और कुबरा के पैगाम न जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि इस टाट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियाँ ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। मगर बी अम्मा का दस्तूर न टूटा। वो इसी तरह रोज रोज दोपहर को सहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके शरबत के महीने में क्रेप का दुपट्टा 7.5 रुपये में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा ना था। मंझले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो बस जैसे एकदम घबराहट का दौर पड़ गया। जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग अफशा भी नहीं कतरी। हॉल से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुंह बोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन
मेरा मरी का मुंह देखो जो इस घड़ी ना आओ। और फिर दोनों में खुसर फुसर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल लेती, जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो इस कानाफूसी की जबान को अच्छी तरह समझती थी। उस वक्त बी अम्मा ने कानों से 4 माशा की लौंगें उतार कर मुँह बोली बहन के हवाले की। जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोगरू, 6 माशा सलमा, सितारा और पाव गज नेफे के लिए टूल ला दें। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछ कर तैयार किया गया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोंछ डाला। कमरा तो चित्ता हो गया, मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई। और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरी सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। अल्लाह, मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो आप मेरी आपा का नसीब खुल जाए। मेरी अल्लाह, मैं 100 रफ़ात नफिल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने फाजिर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह जब राहत भाई आए तो कुबरा पहले से ही मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी थी। जब सेवइयों और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती हुई कुबरा कोठरी से निकली और झूठे बर्तन उठा लिए। लाओ, मैं धो दूंगी बी आपा, हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, वो शर्म से झुक गई। हमीदा छेड़ती रही, बी अम्मा मुस्कुराती रही और क्रेप के दुपट्टे में लप्पा टाँकती रहीं। जिस रास्ते कान की लौंग गई थी उसी रास्ते फूल, पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी थी। और फिर हाथों की 2-2 चूड़ियाँ भी, जो मंझले मामू ने रंडापा उतारने पर दी थीं। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते, भुना पुलाव महकते। खुद सूखा निवाला पानी से उतार कर वो होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। जमाना बड़ा खराब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाए देखकर कहा करती और सोचा करती। हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बी आपा सुबह सवेरे उठकर मशीन की तरह जुट जाती हैं। निहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती हैं, पटाती हैं ताकि मोटी सी बलाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकाल कर उन पराठों में भर दे। और क्यों ना भरे, आखिर वो एक दिन उसी का हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसकी हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर एक दिन जब फूल खिलेंगे और फूलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और उस ख्याल से ही बी आपा के चेहरे पर सुहाग खेल उठता। कानों में शहनाइयाँ बजने लगती और वो राहत भाई के कमरों के पलकों से झाड़ती। उसके कपड़ों को प्यार से तह करती, जैसे वे उनसे कुछ कहते हों। वो उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े मोजे धोती, बिसांदी बनियान और नाक से लिपटे हुए रुमाल साफ करती। उसके तेल में चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम्स काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डट कर जाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता। और बी अम्मा की मुंह बोली बहन हाकिमाना अंदाज में खुसर फुसर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा, बी अम्मा तौलिए पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले रंग ढंग से, कुछ आँखों से। अरे नौज, खुदा ना करे मेरी लौंडी आंखें लड़ाए, उसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने, बी अम्मा फख्र से कहती। ए तो पर्दा तुड़वाने को कौन कहे है बी आपा के पके मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूरंदेशी की दाद देनी पड़ती। ए बहन, तुम तो सोच में बहुत भोली हो, ये मैं कब कहूँ हूँ। ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वो मेरी तरफ देखकर हंसती। अरे ओ नकचड़ी, बहनों से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक वहाँ करे चले दीवानी। ऐ तो मैं क्या करूँ खाला, राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती। भैया हमें तो शर्म आती है। वो तुझे फाड़ ही तो खाएगा ना, बी अम्मा चिढ़ाकर बोलती। नहीं तो, मगर मैं लाजवाब हो गई तो। और फिर मुस्कुराहट होती। बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए। आज भी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। चुपके से बोली, देख हंसना नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सेनी रखते हुए कहा। जो पार्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सिर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहां से। अल्लाह तौबा, क्या खूनी आंखें हैं। जा निगोड़ी मरी, अरे देख तो सही वो कैसा मुंह बनाते हैं, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आपा बी ने एक बार मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में इल्तिजा थी,
लुटी हुई बारातों का गुबार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मंद उदासी। मैं सिर झुकाए फिर खंबे से लगकर खड़ी हो गई। खामोश खाते रहे, मेरी तरफ न देखा। खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहे लगाऊं कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हो, मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा दबोच लिया हो। बी अम्मा ने मुझे झलक कर वापस बुला लिया और मुँह ही मुँह में मुझे कोसने लगी। अब मैं उनसे क्या कहती कि वो मज़े से खा रहा है कमबख्त। राहत भाई कोफ्ते पसंद आए? बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नदारद। बताइए ना। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने टहूका लगा दिया। आपने लाकर दिए और हमने खाए, मज़ेदार ही होंगे। अरे वाह रे जंगली, बी अम्मा से रहा ना गया। तुम्हें पता भी न चला क्या मज़े से खली के कबाब खा गए? खली के? अरे तो रोज़ काहे के होते हैं, मैं तो आदी हो चला हूँ खली और भूसा खाने का। बी अम्मा का मुंह उतर गया। बी अम्मा की झुकी हुई पलकें ऊपर न उठ सकी। दूसरे रोज़ बी आपा ने रोज़ाना से दुगनी सिलाई की और फिर जब शाम को मैं खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जल कर कहा। यह बात नहीं है, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खाकर इसे हाथी की खुराक दें, घी टपकते हुए पराठे ठुसाएं, मेरी बी आपा को जुशांदा नसीब नहीं और उसे दूध मिलाई निगलवाएं। मैं भन्ना कर चली आई। बी अम्मा की मुंह बोली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत ने दिन का ज़्यादा हिस्सा घर में ही गुजारना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, बी अम्मा चौथी के जोड़े सिया करती और राहत की गलीज आंखों के तीर मेरे दिल में चुभा करते। बात बेबात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी पानी के तो कभी नमक के बहाने और साथ साथ में जुमलेबाजी। मैं खिसिया कर बी आपा के पास जाकर बैठ जाती। जी चाहता किसी दिन साफ कह दूं, किसकी बकरी और कौन डाले डांडे। ए बी, मुझसे तुम्हारा ये बैलना ना था जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ती हुई राख नहीं, मेरा कलीजा धक से हो गया। मैंने उनके सफ़ेद बाल लट के नीचे छुपा दिए। नाच जाए इस कमबख्त नजले का, बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने मुझे पुकारा। मैं जल गई, पर बी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गई हैं? राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्मो हया से घुटी आवाज़ में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह ताकने लगी। कह रहे थे किसने पकाया है खाना। वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाले के हाथ खा जाऊं। ओह नहीं नहीं, हाथ नहीं खाऊंगा बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदरा हल्दी धनिया की बासंद में सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम की तरह सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं। इनकी बेगार कब ख़त्म होगी? क्या इनका कोई ख़रीदार ना आएगा? क्या इन्हें कभी प्यार से ना चूमेगा? क्या इनमें कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का इतर ना बसेगा? जी चाहत जोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज़ रसीली और मीठी थी कि राहत के अगर कान में होते, मगर राहत के कान न थे न नाक, बस दोजख जैसा पेट था। और कह रहे थे अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम ना किया करें और जो शानदार पिया करें। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। अरे चुप मुर्दार, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बुन गया है, उन्हें दिया, पर देख तुझे मेरी कसम मेरा नाम ना लीजो। नहीं बी आपा, उन्हें ना दो वो स्वेटर, तुम्हारी इन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी ज़रूरत है। मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। आपा भी, तुम खुद दे आओ ना, तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या ज़रूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलसन रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक आईब्रो शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या ये स्वेटर आपने बुना है?
नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं। कमीने मिट्टी के लोंदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम है। इसके एक एक फंदे में किसी नसीब जली के अरमान की गर्दनें फंसी हुई हैं। ये उन हाथों का बुना हुआ है जो नन्हे पगोड़े जुलाने के लिए बनाए गए हैं। उनको थाम लो गधे कहीं के, और जो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती हैं मेरा दिमाग तो मेरी नई नई सहेलियों ने खराब कर दिया है। वो मुझे कैसी नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख की और काल की बातें, धड़कते हुए दिल के एकदम चुप हो जाने की बातें। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उनका मुंह, नाक, गिरेबान नोच डाले और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बी आपा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पाँचती मेरे पास आ बैठी। वो बोले, उनसे ना रहा गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा, बी आपा ये राहत भाई बड़े ख़राब आदमी हैं। मैंने सोचा मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते, देखिए मेरी सारी चूड़ियाँ चूर हो गईं। मैंने कांपते हुए कहा। बड़े शरीर है ना, उन्होंने रोमांटिक आवाज़ में शर्मा कर कहा। बी आपा सुनो, बी आपा सुनो, ये राहत अच्छे आदमी नहीं, मैंने सुलग कर कहा। आज मैं बी अम्मा से कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जान मजाज बिछाते हुए कहा। देखिए मेरी चूड़ियाँ बी अम्मा। राहत ने तोड़ डाली? बी अम्मा ने मसरत से चहक कर बोली। हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। तो दम काहे को निकल गया? बड़ी मोम की नमी हुई हाथ की कलाइयाँ हैं जो पिघल गई। फिर चुमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजियो, कसर निकाल लियो कि याद ही करे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नीयत बांध ली। मुंह बोली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस हुई और मामले को उम्मीद अफजा रास्ते पर गामजान देखकर अजहद खुशनुदी से मुस्कुराया गया। ओहो तू तो बड़ी ठस है। हम तो अपने बहनोइयों को खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे, और वो मुझे बहनोइयों से छेड़छाड़ के हथकंडे बताने लगी कि किस तरह से सिर्फ छेड़छाड़ के तीरंदाज नुस्खे से उन दो ममेरी बहनों की शादी कराई जिनके नाव पार लगने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो उनमें से हकीम जी थे, जहाँ बेचारों को लड़कियाँ बालियाँ छेड़ती शर्माने लगते और शर्माते शर्माते दौरे पड़ने लगते, और एक दिन मामू साहब से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले लीजिए। दूसरी वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे, जहाँ सुना कि बाहर आए हैं लड़कियाँ छेड़ना शुरू कर देती। कभी गैलरी में मिर्चें भर कर भेज दें, कभी सेवइयों में नमक डालकर खिला दें। ए लो वो तो रोज आने लगे, आंधी आए पानी आए क्या मजाल जो वो ना आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया आपने एक जान पहचान वाले से कि उनके यहाँ शादी करा दो। पूछा कि भाई किससे? तो कहा किसी से भी करा दो, और खुदा झूठ ना बुलवाए तो बड़ी बहन की सूरत थी कि देखो तो जैसे बेंचा चला आता है, छोटी तो बस सुभान अल्लाह, एक आंख पूरब तो दूसरी ओर पश्चिम। 15 तोले सोना दिया बाप ने और साहब के दफ्तर में नौकरी अलग दिलवाई। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर की नौकरी, उसको लड़का मिलते देर कहाँ लगती है। बी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा। यह बात नहीं है बहन, आजकल लड़कों का दिल बस थाली का बैंगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाएंगे। मगर राहत तो बैंगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। झुकाव देने पर कहीं मैं ही ना फंस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर बैठी गूंथ रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो ज़मीन की छाती फाड़ कर अपने कुंवारेपन की लानत समेत इसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी है? नहीं, भूख के एहसास से वो पहले ही सहम चुकी हैं। मर्द का तसव्वुर इनके मन में एक उमंग बनकर कहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा है। वो एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ को ढकेलना ही होगा। मगर इशारों करायों के बावजूद भी राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे और ना ही उनके घर से पैगाम आया। थक हार कर भी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रखकर पीर मुशक्किल कुशा की नियाज दिला डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में उधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माती लजाती
मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बी अम्मा कमज़ोरी में अपनी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टाँके लगाती रहीं। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी, बस आँखों की सुइयाँ रह गई हैं, वो भी निकल जाएंगी। आज उनकी झुर्रियों में फिर मुश्किल थरथरा रही थी। बी आपा की सहेलियाँ उनको छेड़ रही थीं और वो खून की बची खुची बूंदों को ताव में ला रही थीं। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार फिर टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर नियाज के मलीदे की तस्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गरम गरम सांसें मेरे कानों में लगीं। तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है? ये मुकद्दस मलीदा अब राहत के पेट में झोंका जाएगा। वो तंदूर जो 6 महीनों से हमारे खून के छींटों से गरम खा रहा है, ये दम किया हुआ मलीदा मुराद भर लाएगा। मेरे कानों के शादियाने बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूँ। दूल्हे के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा है जो घोड़े की अयालों को चूम रहा है। चौथी का शाहनी जोड़ा पहने फूलों से लदी शर्म से निढाल आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती हुई बी आपा चली आ रही हैं। चौथी का जरतार जोड़ा झिलमिल कर रहा है। बी आपा का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। बी आपा की हया से बोझिल निगाहें एक बार ऊपर उठती हैं। शुक्राने का एक आंसू ढलक कर अफशां के नज़रों पर कुमकुमे की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी मेहनत का फल है, बी आपा कह रही। हमीदा का गला भर आया। जाओ ना मेरी बहन, बी आपा ने उसे जगा दिया और चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पोंछते ड्योरी की तरफ बढ़ी। ये मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे जैसे वो सांप की बांबी में घुस आई हो। फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एकदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई जैसे कोई दिन का गला घूंट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर उसे सने हुए राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खो में डूबता चला गया। नीचे तौफन और तारीफी से अथाह गार की गहराइयाँ में एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घूंट दिया। नियाज मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने ज़मीन पर गिरकर 2 बार सिसकियाँ भरी और गुल हो गई। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियाँ मुश्किल कुशा की शान में गीत गा रही थीं। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। उसके बाद इस घर में कभी अंडे तले ना गए, पराठे ना सिके और स्वेटर ना बुने। दिख, जो एक अरसे से बी आपा की ताक में भागी पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जस्त में उन्हें दबोच बैठी और उन्होंने अपना नाम मुराद वजूद चुपचाप उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर उसी सहधरी में साफ सुथरी जाजम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन के सफ़ेद सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। बाईं आईब्रो फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियाँ भाएं भाएं कर रही थीं जैसे उनमें लाखों अजदहे फुंकार रहे हों। लट्ठे के कान निकाले और उन्होंने चौपरत किया और उनके फिल में अनगिनत कैंचियाँ चल गईं। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह ये चौथी का जोड़ा न सेता जाए। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैनाओं की तरह चहकने लगीं। हमीदा मांझी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टूल पर सफ़ेद गजी का निशान, इसकी सुर्खी में न जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफ़ेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफ़ेदी डूबकर उभरी है। और फिर एकदम सब खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टाँका भर के डोरा तोड़ दिया। 2 मोटे मोटे आंसू उनकी रुई जैसी नरम गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। उनके चेहरे की शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकलीं और वो मुस्कुरा दीं, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सुआ जोड़ा बनकर तैयार हो गया है और कोई एक आदम ए शहनाइयों में बज उठेंगी। दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। साथ जुड़े रहिए एक और नई कहानी के लिए।